नमस्कार साथियों, बीपीएससी तैयारी 4.0 इन्वायरमेंट की क्लास में आपका स्वागत है। इन्वायरमेंट की जो क्लास है पर्यावरण की, ये केवल पीआरटी के जो अभ्यर्थी हैं 1 से 5 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए, केवल आपके लिए महत्वपूर्ण है। और पीआरटी में इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से रिलेटेड आपके 16 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। 15 से 16 प्रश्न हर बार रहते हैं टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 से। और कल के वीडियो में हमने आपको कंप्लीट जो सिलेबस है एनसीईआरटी पर आधारित पूरा हमने आपको जो है कराया था, समझाया था, बताया था सिलेबस के बारे में। आज हम उसी सिलेबस पर आधारित आपके लिए एनसीईआरटी पर आधारित क्लासेस लेके आए हैं। और इन क्लासेस के माध्यम से हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि जो भी अभ्यर्थी पहली बार एनसीईआरटी की क्लास कर रहे हैं या इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी सारी चीज़ें, और एक क्लास से आपका सब कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं इससे रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगे। आज के चैप्टर में हम आपके लिए पारितंत्र का जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको लेके आए हैं, साथ में ऊर्जा प्रवाह को कवर करते हुए, लिंडमान के नियम को कवर करते हुए, जैव संचय, जैव आवर्धन जैसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, सभी को यहाँ पर हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और आप सभी लोग जो भी अभ्यर्थी बीपीएससी तैयारी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और आपको क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका जो टॉपिक है पारिस्थितिकी और पारितंत्र, इकोलॉजी और इकोसिस्टम है। तो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, और यहाँ पर आप देख पा रहे कि हमने आपके लिए खुद से सेल्फ नोट्स डिज़ाइन किए हैं, और इसीलिए डिज़ाइन किए हैं कि जो भी नए अभ्यर्थी हैं उनको दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। तो जो इकोलॉजी होता है, पारिस्थितिकी होता है, वो क्या होता है? तो वो होता है जीवधारियों का आपस में और उनका भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। तो पारिस्थितिकी में, इकोलॉजी में जो जीवधारी होते हैं, या सिंपल में कहिए जो जीव जंतु होते हैं, उनका जो भौतिक पर्यावरण से जो अंतर संबंध होता है उसी का हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि पारिस्थितिकी, इकोलॉजी का जो जनक है, फादर ऑफ इकोलॉजी, तो वो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। महत्वपूर्ण है आपके लिए, याद रखिएगा। फिर बात करें तो इकोलॉजी शब्द के बारे में सबसे पहले किसने दिया था? तो इकोलॉजी शब्द के बारे में जिसको ओकेलॉजी करके कॉन्सेप्ट दिया था, और किसने दिया था यह शब्द? तो अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में। अर्नेस्ट हैकल जर्मन प्राणी शास्त्री थे, और अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में ओकेलॉजी शब्द को सबसे पहले प्रयोग किया था। तो इकोलॉजी शब्द या ओकेलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल के अनुसार जो डिफिनीशन है इकोलॉजी की, पारिस्थितिकी की, वो क्या है? तो जीवधारियों यानी कि जो जैविक हैं एवं अजैविक, तो जैविक और अजैविक घटकों के मध्य पारस्परिक संपर्क के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी विज्ञान, इकोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा आधुनिक पारिस्थितिकी का जब जनक पूछेगा यहाँ पर, तो आधुनिक पारिस्थितिकी का जो जनक है वो है ओडम। तो ध्यान रखिएगा, यूजन पी ओडम इनका पूरा नाम है, और ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें थी। पारिस्थितिकी का जनक जब पूछेगा तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट हो जाएंगे। सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हैकल। और आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक जब पूछेगा यहाँ पर, तब आपका आंसर हो जाएगा ओडम। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आगे है पारिस्थितिकी तंत्र, और पारिस्थितिकी तंत्र को इंग्लिश में हम इकोसिस्टम बोलते हैं, और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हम पारितंत्र शब्द का भी प्रयोग करेंगे। तो चाहे हम पारिस्थितिकी तंत्र बोलें या पारितंत्र बोलें, दोनों एक ही चीज़ है। सबसे पहले 1935 में एजी टांसले थे, आर्थर जी टांसले, और इन्होंने पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द की जो है कॉन्सेप्ट दिया था, संकल्पना दी थी। तो पारितंत्र और इकोसिस्टम को सबसे पहले किसने दिया था? तो एजी टांसले ने 1935 में। टांसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र भौतिक तंत्र का एक ऐसा विशिष्ट प्रकार है जो जैविक तथा अजैविक घटकों के अंतर संबंध से निर्मित होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पारिस्थितिकी का बात करें या पारितंत्र का बात करें, तो दोनों का जो डिफिनीशन है लगभग मिलता जुलता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? तो भौतिक तंत्र का एक ऐसा विशिष्ट प्रकार जो जैविक तथा अजैविक घटकों के अंतर संबंध से निर्मित होता है। फिर बात करें तो किसी भी क्षेत्र में सभी जीव और वातावरण के जो अजैव कारक होते हैं, यानी बायोटिक और एबायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं, वही मिलकर क्या बनाते हैं? पारितंत्र बनाते हैं या पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। फिर यहाँ पर बात करें तो जो पारितंत्र होता है वो 2 प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, जो आपका एनसीईआरटी में डिफाइन किया गया है। तो प्राकृतिक पारितंत्र है, मानव निर्मित
या कृत्रिम पारितंत्र है। तो प्राकृतिक पारितंत्र की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो वन, तालाब और झील ये प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण हैं। बगीचा की बात करें, जो गार्डन वगैरह होता है, तो बगीचा और खेत, तो बगीचा और खेत ये कैसा होता है, तो ये मैन मेड इकोसिस्टम होता है, मानव निर्मित इकोसिस्टम होता है या कृत्रिम पारितंत्र होता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। पारिस्थितिकी तंत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ एक खुला तंत्र होता है, ओपन सिस्टम होता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा एवं पदार्थों का लगातार निवेश और बहिर्गमन होता रहता है। आगे हम अगली क्लास में आपको भू जैव रासायनिक चक्र के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से पारिस्थितिकी तंत्र में जो साइकिल्स हैं, डिफरेंट जो गैसों की साइकिल्स हैं वो कैसे कैसे संचालित होती हैं। एक तरफ से जो न्यूट्रिएंट है वो आएगा इकोसिस्टम में और दूसरी तरफ से न्यूट्रिएंट चला भी जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो एक सिस्टम पूरा चलता रहता है, तभी चल सकता है जब ये ओपन सिस्टम हो, खुला तंत्र हो। अगर बंद रहेगा तो जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है, जैसे नाइट्रोजन चक्र है, वो काम नहीं कर पाएगा, कार्बन चक्र नहीं काम कर पाएगा, जल चक्र भी काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र हमेशा खुला तंत्र होता है। तो इस चीज़ को आपको क्लियर रहना चाहिए। फिर है पृथ्वी का सबसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो सकता है, तो इसका जो आंसर है वो है जैवमंडल। तो ध्यान रखिएगा, जो जैवमंडल होता है जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, तो पृथ्वी का सबसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र जैवमंडल होता है। और जैवमंडल आप सभी लोगों को मालूम है कि जैवमंडल ऐसा जगह होता है जहाँ पर वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल, ये तीनों मंडल जहाँ पर एक साथ शामिल होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं जैवमंडल। आगे बढ़ते हैं। फिर है पारितंत्र की संरचना। तो पारितंत्र की संरचना में अभी हमने देखा भी था, तो पहला है अजैविक या भौतिक कारक, जिनको हम एबायोटिक फैक्टर्स बोलते हैं। जैविक कारक यानी जिसमें जान होती है, तो वो हो गए बायोटिक फैक्टर्स। तो बायोटिक फैक्टर्स या जैविक कारक पहले देख लेते हैं। तो इनमें आते हैं उत्पादक, जो प्रोड्यूसर होते हैं, जैसे हरे पौधे। फिर उपभोक्ता आते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता होंगे, फिर द्वितीयक उपभोक्ता होंगे और तृतीयक उपभोक्ता होंगे। इसके अलावा जो डिकम्पोजर्स होते हैं, अपघटक होते हैं, जिनको हम सेप्रोट्रॉप्स भी बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स भी बोलते हैं, तो ये इसमें आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, जैविक कारक में। तो ध्यान रखिएगा, जैविक कारक याद रहेगा तो आपको अजैविक में दिक्कत नहीं होगी। तो जैविक कारक में उत्पादक आ जाएंगे, उपभोक्ता आ जाएंगे और अपघटक आ जाएंगे। तो कुल मिला के जो फूड चेन में, खाद्य श्रृंखला में जो जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो आपके जैविक कारक हो जाएंगे। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो अजैविक या भौतिक कारक में क्या क्या आएगा, तो तापमान, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, आर्द्रता, मृदा की स्थिति, तो ये सब आपका एबायोटिक फैक्टर्स में अजैविक कारक में आ जाएगा। इसके अलावा जो प्रमुख गैसें हैं, जैसे CO2 है, N2 है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, तो ये सब अकार्बनिक तत्व हैं। तो और अकार्बनिक तत्व भी किस में आते हैं, तो ये भी आपके जो है इसमें आते हैं अजैविक में या भौतिक कारक में। तो ध्यान रखिएगा, अजैविक और भौतिक कारक में ये सारी चीज़ें आती हैं और आपसे परीक्षा में कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। जैविक कारक आपको क्लियर हो गया होगा। प्रोड्यूसर हो जाते हैं, प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्सरी, उपभोक्ता या कंज्यूमर हो जाएंगे और अपघटक हो जाएंगे। इसके अलावा जो भी बचेगा वो अजैविक या भौतिक कारक में चला जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर पारितंत्र के जैविक कारक हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले पारितंत्र के जो जैविक कारक हैं, सबसे पहले आते हैं उत्पादक, जिनको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्रोड्यूसर्स। तो उत्पादक में कौन कौन आते हैं, तो सभी हरे पौधे आते हैं और कुछ जीवाणु आते हैं। और यह प्रश्न आपसे पूछा गया था TRE1 में, PRT में, जिन्होंने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे आपको वहाँ पे मिलेगा। तो सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु सम्मिलित होते हैं उत्पादक में, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और कुछ जीवाणु में जैसे नील हरित शैवाल हो गया, इसके अलावा डाई एटम्स वगैरह भी होते हैं, तो अभी हम उनके बारे में देखेंगे। तो उत्पादक में कौन कौन आ जाएंगे, तो सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु, जैसे नील हरित शैवाल, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण करने में बहुत सक्षम होता है, जिनके बारे में हमने आपसे पहले भी बात किया था कि जो है पृथ्वी पर जो आरंभिक जो प्रोड्यूसर माने जाते हैं, प्राथमिक उत्पादक माने जाते हैं, वो कौन है, तो वो है नील हरित शैवाल। तो उत्पादक के लिए हम कहीं प्राथमिक उत्पादक शब्द का भी प्रयोग करेंगे तो एक ही बात है, प्राथमिक उत्पादक का मतलब होता है जो सबसे प्रथम उत्पादक है। तो यहाँ पर हरे पौधे और नील हरित शैवाल ये प्राथमिक उत्पादक हो जाएंगे। फिर बात करें महासागर की आहार श्रृंखला में या समुद्री पारितंत्र में प्राथमिक उत्पादक कौन कौन हो सकता है, तो डायटम्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, डायटम्स होते हैं, शैवाल होते हैं डायटम्स। जब आप इनको फिगर में देखेंगे तो गोल गोल जो है बॉल्स की तरह दिखेंगे आपको।
फिर है ये एक कोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक सूक्ष्म शैवाल होते हैं, छोटे छोटे शैवाल होते हैं, डायएटम्स। तो डायएटम्स जो है ध्यान रखिएगा प्राथमिक उत्पादक होते हैं। दूसरा है साइनोबैक्टीरिया या नीलहरित शैवाल, तो ये भी आपका जो है प्राथमिक उत्पादक होते हैं। इसके अलावा फाइटोप्लैंक्टन्स भी आपको दिया जा सकता है समुद्री ही पारितंत्र में। तो फाइटोप्लैंक्टन्स भी किस में आते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स। तो फाइटोप्लैंक्टन्स ध्यान रखिएगा ये भी प्राथमिक उत्पादक में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। स्थलीय पारितंत्र की अगर हम बात करें, जिसको हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोलते हैं, तो स्थल पे बात करेंगे तो प्राथमिक उत्पादक हमेशा हरे पौधे हो जाएंगे, ग्रीन प्लांट्स हो जाएंगे। तालाब की बात करेंगे तो तालाब का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, तालाब का जो इकोसिस्टम होता है, वहाँ पर प्राथमिक उत्पादक होता है पादप प्लवक, और पादप प्लवक को हम फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन समुद्र में भी हो सकता है, तालाब में भी हो सकता है। तो फाइटोप्लैंक्टन या पादप प्लवक तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक होता है, यह आपको क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, गहरे समुद्र के उष्ण जलीय बेंट पारितंत्र में प्राथमिक उत्पादक कौन होता है, तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है इस बार, तो याद रखिएगा। और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है रसायन संश्लेषण जीवाणु, इंग्लिश में इसको केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। तो केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया या रसायन संश्लेषित जीवाणु ये कहाँ प्राथमिक उत्पादक होते हैं, तो गहरे समुद्र में उष्ण जलीय वेंट पारितंत्र में। तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं डीप सी हाइड्रोथर्मल बेंट इकोसिस्टम में। फिर आगे बढ़ते हैं, उपभोक्ता के बारे में बात करें तो 3 प्रकार के उपभोक्ता के बारे में हमको पढ़ना है। प्रथम है प्राथमिक उपभोक्ता, जिसका इंग्लिश में हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं, और दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता। प्राइमरी कंज्यूमर की बात करें तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं ये हरे पौधे पर निर्भर होते हैं, हरे पौधे खाते हैं। जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं, खरगोश हो गया, हिरन हो गया। तो खरगोश और हिरन ये सब हरे पौधे खाते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता। जो प्रथम उपभोक्ता होता है उसको हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, जो हरे पौधे खाते हैं। तो हरे पौधे कौन खाता है, खरगोश और हिरन। फिर द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं, तो जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। फिर तृतीयक उपभोक्ता आते हैं, जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं। इस प्रकार से प्रोसेस चलता रहता है। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं अपघटक के बारे में, डिकम्पोजर्स के बारे में, और इनको सेप्रोट्रॉप्स भी बोलते हैं। अपघटक क्या होते हैं, तो अपघटक प्रत्येक स्तर पर मृतकों पर निर्भर होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो अपघटक होते हैं प्रत्येक स्तर पर ये मिलते हैं। और अपघटक की अगर हम बात करें तो प्रत्येक स्तर पर मृतकों पर निर्भर होते हैं। अपघटक जो होते हैं डिकम्पोजर्स जिनको बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये मृतकों को विभिन्न पदार्थों जैसे कार्बनिक व अकार्बनिक अव्यय और मिट्टी की उर्वरता के लिए पोषक में परिवर्तित कर देते हैं। तो मिट्टी को उर्वर भी बनाते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। और इफाइलिन का काम क्या होता है, तो जो विभिन्न पदार्थ होते हैं मृतकों से रिलेटेड, जैसे कार्बनिक व अकार्बनिक अव्यय को मिट्टी की उर्वरता के लिए पोषक में तत्वों में कन्वर्ट कर देते हैं, पोषक तत्वों में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर है अपघटकों के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, तो जीवाणु और कवक। तो ध्यान रखिएगा, जीवाणु और कवक अपघटकों के डिकम्पोजर्स के उदाहरण होते हैं। फिर यहाँ पर बात करें एनसीईआरटी से ही, और ध्यान रखिएगा कि जो भी 9 से 12th एनसीईआरटी कल हमने आपसे डिस्कस किया था उसी का सभी को हमने कंपाइल करके यहाँ पर आपको नोट्स बनाते हुए आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों का एक सपोर्ट दिखता है कि इतने सारे अभ्यर्थी सीरियसली क्लासेस को देख रहे हैं। फिर आप यहाँ आते हैं, जीवाणु और कवक जो होते हैं ये क्या होते हैं, तो सूक्ष्म जीव मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। अपमार्जन मतलब अपघटन करते हैं, और इनको हम सूक्ष्म जीव अपमार्जक भी कहते हैं। तो जीवाणु और कवक के लिए अगर सूक्ष्म जीव अपमार्जक शब्द आए तो सही मानिएगा, और ये भी एनसीईआरटी से ही लिया गया है। तो जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव मृत जैव, ये सूक्ष्म जीव हैं जो मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं, और इसलिए ये सूक्ष्म जीव अपमार्जक हैं। इनका काम क्या है, तो ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। जो हमने ऊपर पढ़ा था उसी को दूसरे शब्दों में यहाँ पर देख रहे हैं कि जीवाणु और कवक क्या करते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। फिर जो ये मिट्टी में चले जाएंगे, सरल पदार्थों में सरल अकार्बनिक पदार्थ मिट्टी में चले जाएंगे और पौधों द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाएंगे। फिर यहाँ पर थोड़ा सा जो एक इकोसिस्टम का सिस्टम है इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सौर ऊर्जा आ रही है। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कौन कर सकता है, तो प्रकाश संश्लेषण करने वाले हरित पादप, यानी जिनको हम प्राथमिक उत्पादक बोलते हैं। प्राथमिक उत्पादक से हम आएंगे प्राथमिक उपभोक्ता पर, और प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी होगा। ध्यान रखिएगा, जो घास खाता है उसको हम क्या बोलेंगे, शाकाहारी तो बोलेंगे। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होगा, शाकाहारी होगा।
फिर प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले द्वितीयक उपभोक्ता आएंगे, और द्वितीयक उपभोक्ता हमेशा क्या होगा, मांसाहारी होगा। जैसे यहाँ हरित पादप के रूप में जो है घास लेते हैं, घास वगैरह हो गया। घास को जो है खरगोश ने खाया, खरगोश को यहाँ पर लोमड़ी ने खाया, और लोमड़ी को शेर या बाघ ने खा लिया, तो शेर या बाघ ने लोमड़ी को खा लिया। तो इस तरीके से तो द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होंगे। फिर तृतीयक उपभोक्ता आएंगे जिनको हम शीर्ष मांसाहारी बोलते हैं, टर्सरी कंज्यूमर होते हैं ये तृतीयक उपभोक्ता। इनको टॉप कंज्यूमर भी बोलते हैं, शीर्ष मांसाहारी भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अपघटक के बारे में। अपघटक का उदाहरण जो है, वैसे हम क्या देखते हैं, कौवा और गिद्ध, ये जो है अपघटक के उदाहरण में हम ले सकते हैं। तो अपघटक के रूप में हम कौवा और गिद्ध को भी ले सकते हैं, इनका काम भी होता है इस रूप में। और यहाँ पर जो मृत अवशेष होंगे, ध्यान रखिएगा, जो अपघटक होते हैं उनका सबसे ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि ये हरित पादप का जो मृत अवशेष रहता है, प्राथमिक उपभोक्ता, मान लीजिए खरगोश का डेथ हुआ, मर गया, तो उसका जो मृत अवशेष है। द्वितीयक उपभोक्ता, लोमड़ी मर गई तो उसका मृत अवशेष, शेर मर गया तो उसका मृत अवशेष। तो सभी का मृत अवशेष को कौन निपटाता है, अपघटक। तो इसलिए अपघटक का काम सबसे जरूरी होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है, और अपघटक के रूप में कौवा और गिद्ध काम करते हैं। फिर यहाँ पर बात करें, बाकी जो अपघटक के उदाहरण यहाँ पर हमने देखे थे उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जीवाणु और कवक, जीवाणु और कवक, और इनका काम क्या रहता है, तो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। फिर आते हैं, अपघटक को खाद्य श्रृंखला और ऊर्जा पिरामिड में सबसे अधिक पहचाने जाने वाले घटक के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जब भी हरित पादप का जो है अंत होगा, डेथ होगा, मृत्यु होगी, तो उसके मृत अवशेष को अपघटक निपटाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता के भी मृत अवशेष को द्वितीयक उपभोक्ता भी, और तृतीयक सभी का जो मृत अवशेष है उसको कौन निपटाएगा, अपघटक। इसलिए हर एक ट्रॉपिक लेवल पे, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल है, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, और ये फोर्थ चतुर्थ ट्रॉपिक लेवल है। चौथा पोषीय स्तर है, तो प्रथम पोषीय स्तर, द्वितीय पोषीय स्तर, तृतीय पोषीय स्तर, चतुर्थ पोषीय स्तर, सब पे अपघटक का रोल है। अपघटक का रोल हर जगह पे है। तो इसलिए खाद्य श्रृंखला और ऊर्जा पिरामिड में सबसे अधिक पहचाने जाने वाले जो घटक होते हैं वो कौन होते हैं, अपघटक होते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, पारितंत्र के प्रकार पढ़ लेते हैं। यहाँ से आपको एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो पारितंत्र के प्रकार में आएंगे तो सबसे पहले स्थलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र जिसको हम इंग्लिश में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोलते हैं, और स्थलीय पारितंत्र को हम बायोम में डिवाइड कर देते हैं, जैसे वन बायोम, घास क्षेत्र का बायोम, मरुस्थल बायोम, टुंड्रा बायोम। तो ये सब उदाहरण है स्थलीय पारितंत्र के। फिर आते हैं जलीय पारितंत्र में। तो जलीय पारितंत्र में अगर हम बात करें तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में समुद्री पारितंत्र दो प्रकार का, एक समुद्री पारितंत्र हो गया जो खारा होगा, नमकीन वाला होगा, और दूसरा हो गया ताज़ा पानी का जल पारितंत्र। तो ताज़ा जल का जो पारितंत्र हो गया वो साफ पानी का रहेगा, स्वच्छ पानी का रहेगा। समुद्री पारितंत्र जो रहेगा वो खारे पानी का पारितंत्र रहेगा। इसमें अगर हम बात करें तो महासागरीय पारितंत्र जो होता है वो समुद्री पारितंत्र में आएगा। ज्वार नदमुख का जो पारितंत्र आएगा, ज्वार नदमुख क्या होता है, तो जैसे नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी पश्चिम में बहती है और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। किसका निर्माण करती है, तो ज्वार नदमुख का। तो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, और ज्वार नदमुख का जो पारितंत्र होता है वो समुद्री पारितंत्र का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा क्योंकि समुद्र से रिलेटेड है, समुद्र में ही ज्वार नदमुख बनता है, तो ये खारा रहेगा, तो इसलिए ये भी हो जाएगा। प्रवाल भित्ति का जो पारितंत्र होता है, कोरल रीफ्स का जो पारितंत्र होता है वो भी जो है समुद्री पारितंत्र का उदाहरण है। तो महासागरीय पारितंत्र, ज्वार नदमुख पारितंत्र, प्रवाल भित्ति पारितंत्र, ये तीन पारितंत्र आपको समुद्री पारितंत्र में पता होने चाहिए, क्योंकि इनका जो सर्वाइवल है, इन तीनों का जो सर्वाइवल वो खारे पानी पे डिपेंडेंट है। फिर यहाँ पर ताजे जल का जो पारितंत्र है उसकी बात कर ले, तो ताजे जल का जो पारितंत्र है उसमें झील आ जाएंगी, तालाब आ जाएंगी, सरिताएँ आ जाएंगी। इसके अलावा कच्छ एवं दलदल जो मार्श और बॉक्स होते हैं, जो भूमि होती है, जैसे रन ऑफ कच्छ आपने सुना होगा, कच्छ का रण, तो उस प्रकार से तो झील, तालाब, सरिताएँ, सरिता मतलब नदियाँ हो गई, तो कच्छ और दलदल ये उदाहरण है ताजे जल के पारितंत्र के। फिर ताजे जल के पारितंत्र में दो महत्वपूर्ण पारितंत्र हैं जिनका नाम है लेंटिक पारितंत्र और लोटिक पारितंत्र। ये आपसे बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इस बार भी आपसे पूछा जा सकता है। लेंटिक को आप लोग समझ लीजिएगा, एक वर्ड होता है स्टेटिक।
स्टैटिक का मतलब क्या होता है? तो स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। तो लेंटिक भी उसी से मिलता जुलता शब्द है। तो लेंटिक स्टैटिक, लेंटिक स्टैटिक, तो लेंटिक स्टैटिक, तो लेंटिक का मतलब हो गया स्टैटिक। तो लेंटिक पारितंत्र स्थिर जलीय पारितंत्र को दिखाता है। स्थिर जलीय पारितंत्र का मतलब है जहाँ पे जल बह नहीं रहा है, जल रुका हुआ है। तो रुका हुआ जल का जो पारितंत्र होता है उसको हम लेंटिक पारितंत्र कहते हैं, स्थिर जलीय पारितंत्र कहते हैं। उदाहरण झील हो गया, तालाब हो गया, कच्छ एवं दलदल हो गए। तो झील, तालाब, कच्छ एवं दलदल जो कि बह नहीं रहे हैं, एक ही जगह पे रुके हुए हैं, तो ये उदाहरण हो जाएंगे लेंटिक इकोसिस्टम के, लेंटिक पारितंत्र के। फिर आता है लोटिक पारितंत्र। तो लोटिक पारितंत्र का मतलब होता है बहता हुआ इकोसिस्टम। तो बहते हुए जल से जो निर्मित इकोसिस्टम होता है, पारितंत्र होता है, उसको हम लोटिक पारितंत्र बोलते हैं। इसमें कौन कौन आता है? तो नदी आ जाएंगी, झरना, क्योंकि झरना भी मूव कर रहा होता है, और जो धाराएं हो जाती हैं, छोटी छोटी नदियों की जो धाराएं होती हैं, नदी, झरना और धाराएं, ये सब लोटिक पारितंत्र के उदाहरण हो जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, आहार श्रृंखला और आहार जाल, फूड चेन और फूड वेब के बारे में समझते हैं। तो आहार श्रृंखला कहिए चाहे खाद्य श्रृंखला कहिए, आहार जाल कहिए चाहे खाद्य जाल कहिए, सभी एक है। यहाँ पर बात करें तो पारितंत्र के जो जीव होते हैं वो खाद्य श्रृंखला से परस्पर जुड़े होते हैं, फूड चेन में जुड़े होते हैं। जैसे एक पौधा है तो उसको एक बीटल है, कीड़ा है, वो खा रहा है, कीड़े को मेढक खा रहा है, मेढक को सांप खा रहा है, और सांप को बाज खा रहा है। तो एक प्रकार से जो पारितंत्र के जीव हैं सब क्या है, एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। फिर एक खाद्य श्रृंखला क्या होता है? तो फूड चेन या खाद्य श्रृंखला विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीव या एक दूसरे का आहार करने वाले जीवों की श्रृंखला को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो विभिन्न जैविक स्तर या ट्रॉपिक लेवल या पोषीय स्तर पर जो भाग लेने वाले जीव हैं, जो एक दूसरे का आहार करते हैं, एक दूसरे को खाते हैं, उनकी जो श्रृंखला है उसी को हम खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और ये जो खाद्य क्रम होता है, इस क्रम में एक स्तर से दूसरे स्तर तक ऊर्जा का प्रवाह होता है, और ऊर्जा का प्रवाह जो होता है उसी को ही हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह बिल्कुल होगा। फिर है खाद्य श्रृंखला की प्रक्रिया में एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा के रूपांतरण को ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। तो ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है एक स्तर से दूसरे पोषी स्तर में खाद्य श्रृंखला की प्रक्रिया में, उसको हम ऊर्जा का प्रवाह, फ्लो ऑफ एनर्जी बोलते हैं। फिर है आहार खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं। तो खाद्य श्रृंखला का जो प्रत्येक चरण होता है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, तो ये एक पोषी स्तर बनाते हैं। फर्स्ट को हम प्रथम पोषी स्तर बोलते हैं, दूसरे चरण को हम द्वितीय पोषी स्तर बोलते हैं, तृतीय को हम तृतीय पोषी स्तर, चतुर्थ को चतुर्थ पोषी स्तर। यहाँ पर बताया गया है प्रथम पोषी स्तर में फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में स्वपोषी आते हैं। स्वपोषी मतलब ऑटोट्रॉफ, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि हरे पौधे, जिनको हम उत्पादक बोलते हैं। द्वितीय पोषी में कौन आएंगे? तो द्वितीय पोषी में सेकंड ट्रॉपिक लेवल में प्राथमिक उपभोक्ता आएंगे, जैसे कि खरगोश हो गया। तृतीयक पोषी स्तर में थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे द्वितीयक उपभोक्ता आएंगे, जिनमें लोमड़ी हो गया। चतुर्थ पोषी स्तर में फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में तृतीय उपभोक्ता या बड़े मांसाहारी आ जाएंगे, जैसे शेर हो गया या गोल्डन ईगल हो गया। ध्यान रखिएगा, गोल्डन ईगल जो है लोमड़ी को खाता है। नहीं विश्वास हो तो आप यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर है नोट, स्वपोषी और उत्पादक। तो स्वपोषी या उत्पादक हरे पौधे जो होते हैं प्रथम पोषी स्तर पर होते हैं, मालूम है आप लोगों को, और सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके विषम पोषियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कौन कराता है? तो स्वपोषी या उत्पादक। तो ध्यान रखिएगा, सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण कौन करता है? स्वपोषी या उत्पादक। फिर वो उसको विषम पोषी और उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। फिर स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। तो जो स्वपोषी होते हैं वो सौर प्रकाश में जो ऊर्जा निहित रहती है उसको क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर है वन में आहार श्रृंखला। तो वन में आहार श्रृंखला सिंपल सा है, घास को हिरण खाएगा, हिरण को बाघ ने खा लिया। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, इससे बड़ा भी एग्जाम्पल हो सकता है, 4 चरण का भी हो सकता है। फिर यहाँ पर है घास के मैदान में आहार श्रृंखला हो कैसे बनेगी? तो घास होगा, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक खा लेगा, मेढक को सांप खा लेगा, सांप को बाज खा लेगा। तालाब में आहार श्रृंखला कैसे बनता है? तो तालाब में आहार श्रृंखला पादप प्लवक होगा, फाइटोप्लैंक्टन होगा, जिसको जंतु प्लवक खाएगा, जिसको जूप्लैंक्टन बोलते हैं। जूप्लैंक्टन को छोटी मछली खाएगी, छोटी मछली को बड़ी मछली खाएगी, और उसको बाज या बगुला खा सकता है। तो बड़ी मछली को या छोटी मछली को बगुला खा सकता है, बड़ी मछली को बाज खा सकता है। तो इस प्रकार से तालाब में आहार श्रृंखला
को हम इस तरीके से दर्शा सकते हैं। समुद्री आहार श्रृंखला कैसी दिखती है? तो समुद्री आहार श्रृंखला में हमने एक एग्जाम्पल लिया है, डायएटम्स होते हैं जो शैवाल होते हैं, सूक्ष्म शैवाल होते हैं। तो डायएटम्स पे निर्भर होते हैं क्रस्टेशियन, छोटी मछली होती हैं, और फिर हेरिंग्स होती हैं, बड़ी मछली जो क्रस्टेशियन पे निर्भर होती हैं। तो डायएटम्स, क्रस्टेशियन, हेरिंग्स। और आप लोग जो है ये जो प्रश्न आप देख पा रहे हैं, डायएटम्स, क्रस्टेशियन, हेरिंग्स, ये यूपीएससी और यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में ये सवाल पूछा जा चुका है। अगर आपने घटना चक्र की पुस्तक पढ़ी होगी तो वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। हमने आपको डिटेल में समझा भी दिया है। और डायएटम्स की एक खासियत भी होती है, आप लोग जानिएगा कि अगर कोई व्यक्ति की जो है पानी में डूबने की वजह से मृत्यु होती है तो उसको चेक करने के लिए हम डायएटम्स का टेस्ट करते हैं। तो डायएटम्स अगर उसके बॉडी में पाए जाएंगे तो इसका मतलब है उसकी जो डेथ है वो पानी में डूबकर हुई है। तो उस तरीके से अगर मान लीजिए किसी ने कुछ जो है गलत काम कर, मतलब मान लीजिए कि मार वार के किसी को डाल दिया, फिर तो उससे भी पता लग जाएगा, क्योंकि उसमें जो डायएटम्स है वो नहीं होंगे शरीर में उस इंसान के डेड बॉडी में। तो इस तरीके से पता चल जाता है कि कौन डूब के मरा है, कौन डूब के नहीं मरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोषी स्तर की बात करें तो प्राथमिक उत्पादक, प्रोड्यूसर सबसे जो है स्टार्टिंग में आएंगे, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। फिर आते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी, जो ऊर्जा का प्रवाह होता है उससे रिलेटेड आपको महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने हैं। पहला है कि धरती पर पहुंचने वाले सूर्य तप, तो धरती पर जो सूर्य तप पहुंचता है, इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है उसका बहुत छोटा सा भाग केवल 0.1% प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में काम आता है। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, और ये 11th क्लास की जो जियोग्राफी की पुस्तक है वहाँ से ये टॉपिक लिया गया है। तो धरती पर पहुँचने वाले सूर्यताप इंसोलेशन का बहुत छोटा भाग केवल 0.1% प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में काम आता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर अगला पॉइंट है, ये आपका क्लास 10th एनसीईआरटी से लिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि हमने कैसे आपके लिए बहुत ही मेहनत से आपको यहाँ पर चीज़ें एक जगह पर लेके आए हैं। तो सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं बीपीएससी तैयारी 4.0 का तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचाइए, और जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर भी पहुंचाइए। फिर दूसरा पॉइंट है, एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ये प्रश्न आपका TRE 1 में पूछा गया था, PRT में। तो स्थलीय पारितंत्र में जो हरे पौधे की पत्तियां होती हैं उनको जो सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, यहाँ पर हमने बताया कि 0.1% प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में काम आता है। तो इस 0.1% का केवल 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ये कहने का मतलब है। तो टोटल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में 0.1% काम आता है, और 0.1% का लगभग 1% खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, तो ध्यान रखिएगा। फिर बात करें तो जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है, और खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है तथा अगले स्तर के लिए उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो पाता है। तो 10% का नियम आपने सुना होगा, तो वही है कि जो खाए हुआ भोजन रहता है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ही अगले पोषी स्तर में जा पाता है, और प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंच पाता है। इसलिए आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण की होती है, क्योंकि होता क्या है कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, और थर्ड के बाद जब फोर्थ पर पहुंचते हैं तो फोर्थ तक आते आते जो ऊर्जा होती है इतनी ऊर्जा नहीं होती है कि वो एक नेक्स्ट लेवल पे या अगले पोषी स्तर तक ट्रांसफ़र हो पाए, बहुत कम ऊर्जा बचती है। तो इसलिए सामान्यतः 3 से 4 पोषी स्तर पाए जाते हैं। सामान्यतः 3 से 4 पोषी स्तर आहार श्रृंखला में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि अगले स्तर तक पहुंचने में संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि अगर यहाँ पे 100% है तो 100% का यहाँ पर सेकंड में कितना मिलेगा? 10%। फिर इस 10% का 10% इसमें मिलेगा, फिर उसका भी 10% यहाँ पर मिलेगा, तो बहुत कम हो जाता है। अगर मैथ में आप कैलकुलेट कर पाए तो आप समझेंगे उस चीज़ को, तो कम होता चला जाता है। तो इस वजह से जब चौथे पोषी स्तर पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर संभावना बहुत कम हो जाती है। फिर बात करें तो निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या सबसे अधिक होती है, उत्पादक स्तर पर जीवों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो ध्यान रखिएगा, उत्पादक स्तर पर जीवों की जो संख्या वो सर्वाधिक होती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस स्तर पर होती है? आपसे बहुत बार पूछा गया, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादक स्तर, प्रोड्यूसर लेवल पर होती है।
हरे पौधे के स्तर पर होती है, उसको सूर्य का जो प्रकाश मिलता है, सूर्य का जो ऊर्जा मिलता है, 100% ऊर्जा मिला, उस 100% का उसको अगले में ट्रांसफ़र किया कितना, 10%। 10% ही पहले सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे पहुंचता है, प्राथमिक उपभोक्ता को पहुंचता है, फिर उसका जो भी उसका इस्तेमाल हुआ, फिर उसका जो 10% बचा वो पहुंचता है, इस तरीके से। तो इस प्रकार से जो सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होता है वो जाता है अपघटक स्तर को, तो ध्यान रखिएगा। और अगर अपघटक नहीं दिया तो वहाँ पे तृतीयक उपभोक्ता आंसर हो जाएगा। अगर अपघटक नहीं दिया गया तो अपघटक से जो है सेकंड लिस्ट कह लीजिए तो तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। तो तृतीयक उपभोक्ता को जो है सबसे मतलब कम मिलता है, और सब उससे भी कम मिलता है अपघटक स्तर को। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ होती है, उत्पादक स्तर पर, प्रोड्यूसर लेवल पे। सबसे कम ऊर्जा होती है अपघटक स्तर पर। और यहाँ पर ऊर्जा के हिसाब से आप देख सकते हैं, तो उत्पादक हो गया, उत्पादक से कम जो है प्रथम उपभोक्ता पर हो जाएगा, प्रथम से कम द्वितीयक उपभोक्ता में हो जाएगा, द्वितीयक से कम तृतीयक में हो जाएगा, और उससे भी कम हो जाएगा अपघटक स्तर में। तो ये सीक्वेंस है। फिर आते हैं आहार जाल, खाद्य जाल, फूड वेब। तो जो खाद्य श्रृंखलाएं होती है वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। प्रजातियों के इस प्रकार जुड़े होने जीवों की खाद्य श्रृंखलाओं के विकल्प उपलब्ध होता है, इसी को हम खाद्य जाल कहते हैं। कहने का मतलब है कि एक इंसान कई तरीके से खाया जा सकता है जो है एक खाद्य श्रृंखला में। तो और इस कई सारी जो खाद्य श्रृंखलाएं रहती हैं वो आपस में मिल जाती हैं, जिनको हम खाद्य जाल या आहार जाल कहते हैं। जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित हो जाते हैं, ब्रांच में बन जाते हैं, तो शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बनाते हैं, जिनको हम आहार जाल कहते हैं। फिर है एक पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो कैसा होता है, तो एक दिशिक होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ये भी सवाल आपसे पीआरटी में पूछा गया है, टीआरई 1 में, या एक ही दिशा में होता है। तो एक दिशिक का मतलब होता है एक ही दिशा में होता है। और साथ में प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की हानि के कारण, प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की हानि होती है, तो प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा में उत्तरोत्तर क्या होता है, ह्रास होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ह्रास होता है। लिंडमान जिन्होंने 1942 में 10% का नियम दिया था ऊर्जा का, तो इनके अनुसार केवल 10% ऊर्जा अगले पोषी स्तर पर स्थानांतरित हो पाती है, इस तरीके से। फिर है यहाँ पर जो एक दिशिक ऊर्जा का जो प्रवाह है उसको देख लीजिए। यहाँ पर इस तरीके से सूर्य का प्रकाश उत्पादक को मिलेगा, उत्पादक से शाकाहारी की तरफ ऊर्जा का ट्रांसफर, फिर जो है मांसाहारी की तरफ, फिर शीर्ष मांसाहारी की तरफ। तो एक दिशिक ऊर्जा का प्रवाह आपको हमेशा दिखेगा इकोसिस्टम में। तो एक दिशिक ऊर्जा का प्रवाह हमेशा रहेगा, और एक दिशिक का मतलब हो गया केवल वन साइडेड, वन वे होता है, ऊपर से नीचे नहीं आ पाएगा, नहीं आ सकता, कोई संभावना नहीं है। केवल कैसा होगा, सूर्य का प्रकाश उत्पादक को मिलेगा और उत्पादक से शीर्ष मांसाहारी की तरफ जाएगा। तो ये एक दिशिक है, एक दिशा में है केवल। आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जैव संचय, बायो एक्यूमुलेशन। यहाँ से रिलेटेड आपको सवाल पूछा गया था, जैव आवर्धन के बारे में पूछा गया था, लेकिन आपको 3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो तीनों आपको पता होनी चाहिए। पहला है जैव संचय। जैव संचय क्या होता है, तो जैव संचय एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो एक प्रदूषक होता है या जो पदार्थ होता है जो कि अजैव निम्नीकृत होता है। अजैव निम्नीकृत का मतलब है कि जो पर्यावरण में जो है निम्नीकृत ना हो पाए। जैसे कि प्लास्टिक, आप लोगों को मालूम है कि प्लास्टिक आप कितना भी जो है रहेगा वो ख़त्म नहीं होगा, कैसे न कैसे तरीके से वो रह जाता है, उसका अंत नहीं होता है। उसको हम रिसाइकिल करके यूज़ कर ले तो ज़्यादा बेहतर होता है, और वो उसका अंत नहीं होता है। तो ऐसे जो चीज़ें होती हैं उनको हम, ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, अजैव निम्नीकृत, जो निम्नीकृत ना हो पाए। तो यहाँ पर जैव संचय किसको बोलेंगे, तो वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा प्रदूषक या पदार्थ जो होते हैं जो अजैव निम्नीकृत है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। तो जब खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करेंगे तब हम वहाँ पर बोलेंगे जैव संचय। क्लियर हो गया, बायो एक्यूमुलेशन। जैव संचय कब होता है, तो जैव संचय तब होता है जब कोई जीव अपने शरीर की उपापचय क्षमता की तुलना में रसायनों को तेजी से अवशोषित करता है। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी भी पोषी स्तर पर जो है अजैव निम्नीकृत जो पदार्थ है वो जाता है, तो उस केस में जो उपापचय क्षमता है उसकी तुलना में ज़्यादा रसायनों को तेजी से अवशोषित करने लगता है कोई भी जीव। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो जब भी यहाँ पर जैसे उदाहरण ले लेते हैं डीडीटी का, तो डीडीटी भी यहाँ पर जैव संचय के लिए जिम्मेदार होती है। अजैव निम्नीकृत होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है डीडीटी, कई बार आपसे परीक्षा में पूछा गया है। तो डीडीटी जब संचय होता है तो कोई भी जीव जो है अपने शरीर का उपापचय क्षमता, जो मेटाबॉलिज्म
का जो पावर होता है, कैपेसिटी होता है, उसकी तुलना में रसायनों को तेजी से अवशोषित करना स्टार्ट कर देता है। और जब पहली बार रसायन इंटर करेगा, प्रदूषक इंटर करेगा खाद्य श्रृंखला में, तो उसी को हम बोलेंगे जैव संचय। उदाहरण है आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो जैव संचय का उदाहरण है वही उदाहरण आपका सेम टू सेम जो है जैव आवर्धन का भी है, तो उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस फर्क इतना है कि जब पहला स्टेज होता है, स्टेज 1 जो होता है, जब जो पदार्थ है जो कि अजैव निम्नीकृत है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो जब फूड चेन में इंटर करता है तब हम वहाँ पर बोलते हैं जैव संचय। और जब उसके बाद आगे बढ़ने लगता है नेक्स्ट टॉपिक लेवल में, उसके नेक्स्ट टॉपिक लेवल में जब पहुंचने लगता है तब वहाँ पर हम जैव आवर्धन के लिए समझते हैं। तो जैव संचय यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। उदाहरण है मछली में पारा बनना, मिनामाटा पारा विषाक्तता जिसको बोलते हैं, छोटे जानवरों में जमा होने वाले कीटनाशक जैसे डीडीटी। तो जब भी और मछली में जो पारा बनना, मिनामाटा विषाक्तता के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। जापान में मिनामाटा नाम का एक कोस्टल टाउन है, तट के किनारे एक गांव बसा है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि पारा विषाक्तता हुआ एक फैक्ट्री से नियर बाई, और उससे क्या हुआ कि जो पारा था, मरकरी था, वो पानी में गया, समुद्र में गया। समुद्र में जाने के बाद जो मछलियाँ थी, मछलियों ने उस पारे का जो है कह सकते हैं कि उनके फूड चेन में इंटर किया। फूड चेन में इंटर करने के कारण मछलियों के कह सकते हैं कि जो उनका मछलियों के अंदर जो मिनामाटा था, पारा विषाक्तता था, वो हो गया। और उन मछलियों को जब आसपास के गांव के लोगों ने जब खाया तो अचानक से वो लोग बीमार पड़ गए, डेथ हो गई उनकी। तो बहुत भारी मात्रा में लोग बीमार पड़े थे। और मिनामाटा गांव था, तो इसलिए जो पारा विषाक्तता हुआ था, मरकरी की वजह से जो पॉइजनिंग हुई थी, इसको हम क्या बोलते हैं, मिनामाटा विषाक्तता। तो मिनामाटा डिसीज़ किससे रिलेटेड है, तो मिनामाटा डिसीज़ या मिनामाटा रोग ये पारा विषाक्तता से, मरकरी पॉइजनिंग से रिलेटेड है। कैसे हुई थी ये हमने आपको समझा दिया। तो जब सबसे पहली बार जो पारा था, मरकरी था, जब मछली के पेट में गया, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं जैव संचय। लेकिन उसके वजह से इंसान की जो डेथ हुई उसको हम क्या बोलते हैं कि वो अगले टॉपिक लेवल में चला गया। इंसान ने उस मछली को खाया तो उसका जब डेथ हो गया तो उसको हम बोलते हैं जैव आवर्धन। जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है जैव आवर्धन, ये फर्क है। तो जब पहला स्टेज रहेगा तो जैव संचय, दूसरा जब रहेगा तो उसके दूसरा तीसरा चौथा कोई भी स्टेज रहेगा तो वहाँ पर जैव आवर्धन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनो क्लोरीन क्या होते हैं, तो ऑर्गेनो क्लोरीन ध्यान रखिएगा कीटनाशक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। क्लोरीन युक्त यौगिक होते हैं, जैसे कि डीडीटी होता है, इंडोसल्फान होता है। तो डीडीटी और इंडोसल्फान याद रखिएगा। ऑर्गेनो क्लोरीन जैसे कि डीडीटी और इंडोसल्फान जैव आवर्धन और जैव संचय का कारण बनते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन जैव आवर्धन और जैव संचय का कारण बनते हैं, तो ऑर्गेनो क्लोरीन रहेगा विकल्प में, नहीं तो डीडीटी या इंडोसल्फान रहेगा। तो तीनों याद रखिएगा, ऑर्गेनो क्लोरीन, डीडीटी और इंडोसल्फान। फिर है जैव सांद्रण। जैव सांद्रण क्या होता है, तो बायो कंसंट्रेशन। ध्यान रखिएगा कि जैव संचय जब जलीय पारितंत्र में होगा, समुद्र में होगा या तालाब में होगा तो उसको हम जैव सांद्रण कहते हैं। तो जैव संचय जो स्थलीय पारितंत्र में हो रहा था, वही जब जलीय पारितंत्र में होने लगेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, जैव सांद्रण। क्लियर है। और इसका उदाहरण अभी हमने ऊपर देख लिया है। तो जो पारा विषाक्तता है, मिनामाटा डिसीज जो इसको बोलते हैं, तो पारा विषाक्तता जो है जैव सांद्रण का उदाहरण हम मान सकते हैं। सबका जो एक कह सकते हैं कि एग्जाम्पल लगभग सेम है। फिर है जैविक आवर्धन। जैविक आवर्धन जिसको हम बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन बोलते हैं या बायो मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। तो TRE 1 में दोनों पेपर में सेट ए और सेट ई दोनों में पूछा गया था बायो मैग्नीफिकेशन, जैव आवर्धन। तो जैविक आवर्धन बोलिए या जैव आवर्धन बोलिए, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर बात करें तो प्रत्येक पोषीय स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को जैविक आवर्धन या जैव आवर्धन कहा जाता है। तो जो पोषीय स्तर होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तो प्रत्येक पोषीय स्तर पर जो गैर अपघटनीय रसायन होते हैं उनका जो रासायनिक संचय की प्रक्रिया है वो बढ़ती रहती है। लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को जैविक आवर्धन कहते हैं। क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को जैव आवर्धन कहता है। दूसरा डिफिनीशन जो पूछा गया था सेट ई में, तो क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को जैव आवर्धन कहा जाता है। तो ये दो डिफिनीशन याद रख लीजिएगा। दोनों ही डिफिनीशन TRE 1 में PRT में पूछा गया है। तो प्रत्येक पोषीय स्तर पर गैर अपघटनीय रसायन के लगातार, मान लीजिए DDT है तो लगातार रासायनिक संचय हो रहा है हर एक पोषीय स्तर पर, तो जैविक आवर्धन उसको बोलते हैं। या क्रमिक पोषीय स्तर पर विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को जैव आवर्धन कहते हैं। उदाहरण वही सेम है।
तो DDT इंडोसल्फान और पारा विषाक्तता। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान कर रखना है, जो जैविक आवर्धन होता है सबसे खतरनाक कहाँ होता है, जैविक आवर्धन सबसे खतरनाक कहाँ होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका हो गया फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट पोषी स्तर, दूसरा हो गया सेकंड ट्रॉपिक लेवल, द्वितीय पोषी स्तर, फिर थर्ड ट्रॉपिक लेवल हो गया, फिर हो गया चतुर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो जो चतुर्थ पोषी स्तर होता है जिसमें तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, यहाँ द्वितीयक उपभोक्ता हो गया, यहाँ प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, यहाँ हो गया उत्पादक। अब मान लीजिए फूड चेन में कोई जो पदार्थ था जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल था, जैसे कि DDT था। DDT जब फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में इंटर किया तो उतना खतरनाक नहीं था, लेकिन जब वो द्वितीय में पहुंचता है तो थोड़ा खतरनाक हुआ। जब द्वितीय से तृतीय में पहुंचा तो और ज़्यादा खतरनाक हुआ। तृतीय से जब चतुर्थ में पहुंचा तो और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया। तो कुल मिलाकर ध्यान रखिएगा कि जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, इनमें जो जैव आवर्धन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो जो इसकी इंटेंसिटी होती है वो सबसे खतरनाक होती है तृतीयक उपभोक्ताओं में। इसका एक उदाहरण भी आपको हम बता दे रहे हैं। 1990 के दशक में क्या हुआ था कि जो गिद्ध थे, तो गिद्धों की जो 90% आबादी है, 90 से 95% आबादी समाप्त हो गई थी। कारण क्या था कि एक डाइक्लोफिनेक नाम का एक दवा था। तो डाइक्लोफिनेक नाम का एक दवा था जो मवेशियों को यानी कि गाय भैंस को दिया जाता था, और ये गैर स्टेरॉइडल दर्द निवारक दवा थी, और ये गिद्धों के लिए घातक हुई थी। तो ऐसा हुआ क्यों? तो जो डाइक्लोफिनेक थे तो इसको तो गाय भैंस ने खा लिया, इनको नहीं नुकसान किया। लेकिन जब ये गाय भैंस मर गए, और चूंकि आपको पता है कि गिद्ध जो होते हैं वो मरे हुए जीव जंतु को खाते हैं, तो जब इनको गिद्ध ने खाया तो इनके अंदर जो डाइक्लोफेनेक था, तो डाइक्लोफेनेक इनको तो नहीं नुकसान किया, लेकिन ये जब मर गए, अंत में इनका जब जीवन समाप्त हो गया, जब ये मर गए, तो इनके अंदर जो डाइक्लोफेनेक था ये जो है यहाँ पर जैव आवर्धन उसका हुआ, और जैव आवर्धन के कारण गिद्ध को जो है नुकसान हुआ, और इनका सीधे सीधे क्या होता था, किडनी फेल हो जाता था और गिद्ध मर जाते थे। जब इसका जांच किया गया तो पता चला कि जो डाइक्लोफिनेक नाम की जो दवा मवेशियों को दी जा रही है उसके वजह से गिद्ध मर रहे हैं। तो डाइक्लोफिनेक याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है इस क्लास का, फिर है खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। दो प्रकार के हम फूड चेन पढ़ते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन। चराई खाद्य श्रृंखला या अपरद खाद्य श्रृंखला। चराई खाद्य श्रृंखला दो प्रकार की हो सकती है, जिसमें पौधे उत्पादक से आरंभ होता है, मांसाहारी तृतीयक उपभोक्ता तक जाता है, बीच में शाकाहारी आ जाता है। तो जो ग्रेजिंग फूड चेन रहता है, चराई खाद्य श्रृंखला रहता है, तो उसमें पौधे उत्पादक सबसे पहले आएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता आएगा, देन द्वितीयक उपभोक्ता आएगा। प्राथमिक उपभोक्ता आपको मालूम है क्या होता है, शाकाहारी होता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होगा, द्वितीयक उपभोक्ता आएगा, और लास्ट में तृतीयक उपभोक्ता आएगा। तो ये आपका चराई खाद्य श्रृंखला हो जाएगा। दो प्रकार से हो सकते हैं, स्थलीय चराई खाद्य श्रृंखला जो स्थल पे होगा, जलीय चराई खाद्य श्रृंखला जो जल में होगा। जैसे हमने आपको बताया था अभी कि जैसे तालाब का ही ले लीजिए, तो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन को जू प्लैंक्टन बोलते हैं। तो ये जो पारितंत्र होता है, पारितंत्र में जो खाद्य श्रृंखला होती है, ये जलीय चराई खाद्य श्रृंखला में ही आती है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। फिर दूसरा है अपरद खाद्य श्रृंखला, डेट्रिटस फूड चेन, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी हमने बात भी किया था कि जो मृत जीवों को खाते हैं उनका कितना ज़्यादा रोल होता है, जिनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो डिकम्पोजर्स से रिलेटेड ही है ये। तो अपरद खाद्य श्रृंखला, डेट्रिटस फूड चेन। अपरद जो खाद्य श्रृंखला जो होता है वो चराई खाद्य श्रृंखला से प्राप्त, जो चराई खाद्य श्रृंखला से प्राप्त जो मृत अवशेष या मृत पदार्थ होते हैं उन पर निर्भर करता है, और इसमें कार्बनिक पदार्थ का अपघटन शामिल है। तो अपघटक का यहाँ पर रोल होता है। तो अपघटन किसका होता है, कार्बनिक पदार्थों का, और ये किससे प्राप्त होता है, चराई खाद्य श्रृंखला से। अब यहाँ पर उदाहरण ले लीजिए कि अपरद है, अपरद किसको बोलते हैं, तो जो मृत सड़ा गला जो जीव का पार्ट होता है उसको हम अपरद बोलते हैं। तो जो मृत सड़ा गला जीव है अपरद है, और सड़ा गला जो जीव है किसका पार्ट है, तो ये है जो है ये जलीय चराई खाद्य श्रृंखला का भी पार्ट हो सकता है, और स्थलीय चराई खाद्य श्रृंखला दोनों का पार्ट हो सकता है। तो वही यहाँ पर लिखा गया कि अपरद खाद्य श्रृंखला चराई खाद्य श्रृंखला से प्राप्त मृत पदार्थों पर निर्भर होता है, और इसमें कार्बनिक पदार्थों का अपघटन शामिल है। तो अपरद खाद्य श्रृंखला का उदाहरण क्या है, तो अपरद खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले अपरद आता है। तो मृत सड़े गले जीवों का जो अवशेष होता है उसको हम अपरद कहते हैं। अपरद को केचुआ खाता है, केचुआ को खाता है मेढक, मेढक को खाता है सांप, और सांप को खाता है चील। तो ये फूड चेन आपको ध्यान रखना है, खाद्य श्रृंखला ध्यान रखना है अपरद खाद्य श्रृंखला के लिए। तो यहाँ तक आप लोगों को
उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, और साथ में एक बार जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो सभी का पीडीएफ हम आपको एक में कंपाइल करके दे देंगे। अलग अलग पीडीएफ देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बाकी आप लोग खुद से भी चाहे तो नोट कर लें। और मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में, और आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करना ना भूलें कैसी आपको क्लास लगी।